इसमें से आपके लघु और दीर्घ क्वेश्चन आने ही आने से बाहर नहीं आएगा। 75 नंबर में से 50 नंबर का पेपर इसमें से फंसेगा, इसी में से फंसेगा। 75 नंबर से 50 नंबर का पेपर इसी में से फंसेगा। अगर आपने कुल 6 पेज कर लिए तो आप अपने हिस्ट्री सिलेबस का 70% 75% सिलेबस कवर कर लेंगे, याद कर लेंगे। इससे बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर केवल अति लघु क्वेश्चन और बहुविकल्प क्वेश्चन रह जाते हैं गाइज, जो आप अपनी पुस्तक में से कर सकते हैं आसानी से। गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इन नोट्स का आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूं, तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है। मेरे इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स कृपया सेंड कर दीजिए। मैंने यूट्यूब से आपका ये नंबर लिया है, आप ये लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। गाइज मेरे साथ बने रहिए आप सभी। आज मैं आपको ऐसी तैयारी करवाऊंगा, मात्र 6 पेज में आप हिस्ट्री सब्जेक्ट सिलेबस का 70% कवर कर लेंगे। आप 70% सिलेबस को कवर कर लेंगे। मेरे साथ बने रहिए गाइज। मैं आपको कुल 6 पेज का ये जो नोट्स बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप हिस्ट्री बीए फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके लिए हैं और ये वीडियो भी आपके लिए है। आप लिख लीजिए गाइज। अगर मेरी बात गलत साबित होती है, दीर्घ क्वेश्चन मेरे इन नोट से बाहर आ जाता है, आपके पेपर का दीर्घ क्वेश्चन मेरे सिलेबस से बाहर आ जाता है, मेरे नोट्स से बाहर आ जाता है, तो आप मेरे इस चैनल को बेफिक्र अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, दीर्घ और लघु इसी में से आएंगे और बेहतरीन नोट्स बनाया। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा। देखिए आपके जो पेपर का पैटर्न होगा उसमें से आपको कॉलेज की तरफ से 25 नंबर दिए जाएंगे और जो पेपर यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा 75 नंबर का होगा। बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे, 5 बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे और अति लघु प्रश्न आएंगे 10 और लघु प्रश्न आएंगे 8 लघु आएंगे जिसमें से 4 आपको करने होंगे। दीर्घ क्वेश्चन आएंगे 4 जिसमें से 2 आपको सॉल्व करने होंगे। टोटल मार्क्स हो जाता है, टोटल मार्क्स है, देखिए बहुविकल्प पे 5 नंबर, अति लघु 20 नंबर और इस तरीके से ये टोटल हो जाता है इसका 75 नंबर का। लघु दीर्घ को मिला के ये दीर्घ क्वेश्चन 15 नंबर का एक आएगा जिसमें से 2 आपको सॉल्व करने होंगे, तो 30 नंबर के हो जाते हैं टोटल। इसी तरीके से लघु 8 आएंगे तो उसमें 4 सॉल्व करने होंगे, 20 नंबर का हो गया। आपका ये यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा 75 नंबर का होगा, कॉलेज से आपको 25 नंबर मिलेंगे, टोटल हो जाता है 100 नंबर। गाइस अब मैं आपको ये नोट्स दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। अगर आप ये नोट्स देखिए, शुरू करते हैं गाइस। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से याद कर ले, जो मैंने आप यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इन्हें याद करें। देखिए पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों में आता है देसी अभिलेख, विदेशी अभिलेख। जैसे विदेशी अभिलेख होते हैं विदेशी द्वारा लिखे गए पुस्तकें वगैरह, देसी अभिलेख, विदेशी अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मिट्टी के बर्तन, मूर्तिकला, मोहरें। और नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत में। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत में आता है धार्मिक साहित्य, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, रामायण व महाभारत, 2 महाकाव्य। देखिए बौद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, विदेशी साहित्य। जैसे फाहान, हैनसांग, इत्सिंग ये यात्री वगैरह हुए थे, भारत में आए थे, इन्होंने भी एक प्रकार से भारत के इतिहास का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक कालीन भारत में द्रविड़ सभ्यता के विभिन्न मत। देखिए इसमें विभिन्न मत हैं, 3 मत हैं। इसमें अलग अलग विचारक ने दिया। पहला मत दिया, ये देखिए पश्चिम एशिया से आगमन, ये जो मत है ये अलग विचारक ने दिया है। और पश्चिमोत्तर मार्ग से आगमन, ये भी एक अलग विचारक ने दिया है। और जो आधुनिक मत है सर्वमान्य माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी। आज की जो द्रविड़ सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी था, भारत के मूल निवासी हैं। द्रविड़ सभ्यता जीवन की मुख्य बातें या विशेषताएं। देखिए द्रविड़ सभ्यता जीवन की विशेषताएं। द्रविड़ सभ्यता में मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं, सभ्य और भोगवादी होते हैं और सेमेंटिक लिपि व भाषा द्रविड़ होती है। राजतंत्र होता है, धार्मिक जीवन, प्रकृति, भिन्न देवी देवता व नाग के उपासक होते हैं। भारतीय संस्कृति व परंपरा की विशेषता, प्राचीन निरंतरता,
प्राचीनता की निरंतरता, प्राचीनता व निरंतरता, समन्वयवादिता, अद्वैतवादिता, धार्मिक सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, विभिन्नता में एकता। पुरापाषाण काल की विभिन्न विशेषता बताइए। भोजन, रहन सहन, आभूषण, औजार, वस्त्र, आग। देखिए मैंने बहुत ही सिर्फ शीर्षक शीर्षक लिखा है, इसमें से आप पुस्तक से इसके टॉपिक का अध्ययन करिए, बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करिए। अगर आपके माइंड में ये टॉपिक बैठ जाएंगे तो आप टॉपिक में कुछ भी लिख सकते हैं, बना बना के लिख सकते हैं। अगर आपने ढंग से अध्ययन किया है पुस्तक का तो आपको निसंदेह ये याद रहेगा। किस तरीके से, देखिए मध्य पाषाण काल की विशेषताएं लिखिए, नव पाषाण काल की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है इसमें, सिंधु सभ्यता के निर्माता कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, ऊनी व सूती वस्त्र का व्यवसाय करते थे, नगर निर्माण एवं वास्तुकला में पारंगत थे, सामाजिक जीवन शासन व्यवस्था थी, धार्मिक जीवन मातृ देवी की उपासना किया करते थे, शिव की उपासना चलती थी। और नेक्स्ट है प्रकृति की उपासना, श्रृंगार, आभूषण, नृत्य गायन, मृतक का संस्कार। वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन समाज का वर्णन कीजिए, वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, या वैदिक कालीन धार्मिक दशा का वर्णन कीजिए। ये जो शीर्षक हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन इंपॉर्टेंट शीर्षक को आप अच्छी तरीके से करिए। नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं हम, उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक स्थिति या उत्तर वैदिक कालीन की सामाजिक दशा। देखिए सामाजिक स्थिति या सामाजिक दशा, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है आपसे कि सामाजिक स्थिति बताइए या सामाजिक दशा बताइए, बात वस्तुत एक ही है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को, इन विभिन्न तरीकों को आप अगर जानते हैं तरीके से, आप ढंग से करेंगे तो आप क्वेश्चन के भाषा में उलझ जाएंगे नहीं, इसके मर्म को समझ के तुरंत आप सॉल्व कर देंगे। मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त ने मौर्य समाज को किस प्रकार स्थापित किया? देखिए मौर्य शूद्र थे, किसी ने कहा मौर्य शूद्र थे, किसी ने कहा मौर्य क्षत्रिय थे। इन्होंने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, संगठित किया, गठित किया? नंद वंश के विनाश का निश्चय किया, चाणक्य से मित्रता, मगध पर चंद्रगुप्त का प्रथम आक्रमण, सिकंदर से भेंट, पंजाबी जनता का विद्रोह हुआ था उसी समय, मगध पर अधिकार कर लिया, उत्तर भारत पर विजय, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण, संधि की शर्तें, युद्ध के परिणाम। नेक्स्ट आता है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों पर प्रकाश डालिए। भौगोलिक दृष्टि, वहाँ की भौगोलिक इस तरीके से दृष्टि थी कि वहाँ बहुत कुछ कृषि वगैरह होती थी, लोहे की उपलब्धता थी, उपजाऊ भूमि थी, उद्योग व्यापार में वृद्धि, सैनिक संगठन, उदार समाज, शक्तिशाली सम्राट। देखिए मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के ये विभिन्न कारण रहे। नेक्स्ट है मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला में आता राजमहल एवं अन्य शाही इमारतें, अशोक के स्तूप, अशोक के स्तंभ, गुफाएं, मूर्ति कला, यांत्रिकी, पॉलिश कला। जो उस समय जो पॉलिश कला पाई जाती है ना, आज का आधुनिक विज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आज इतनी पॉलिश कर दे। दक्षिण भारत में ये ऐसे मंदिर पाए जाते हैं जिसमें ऐसी पॉलिश की गई है जिसमें काले पत्थरों में मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है, पूरा शरीर दिखाई देता है, चित्र दिखाई देता है, आईने की तरह साफ दिखाई देता है। ऐसी पॉलिसी की गई है जो आधुनिक विज्ञान के भी बस की बात नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं आधुनिक काल से भी बहुत आगे थी प्राचीन काल की ये मौर्यकालीन कला। नेक्स्ट आता है आभूषण बनाने की कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। ये जो कारण है आप इन टॉपिक को किस अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। और मैंने केवल शीर्षक बता रहा हूँ, आप पुस्तक में से शीर्षक के अंदर जो क्या है पुस्तक में से आप इसके मर्म को याद करें। देखिए बिना इस टॉपिक के भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, पहले टॉपिक लिखना पड़ेगा, उसके अंदर ही आपको 10-12 लाइन जो भी आप लिखना चाहते लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं केवल क्या करता हूँ, किसी भी, जहाँ तक हिस्ट्री में ऐसा ही करता हूँ कि हिस्ट्री के इन टॉपिकों को पहले याद कर लेता हूँ, उसके बाद में पुस्तक को पढ़ता हूँ, मर्म को समझता हूँ और ये टॉपिक याद करके चला जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आता है, मैं टॉपिक याद करता हूँ, टॉपिक लिखता जाता हूँ, उसके अंदर जो याद मैंने पढ़ा होता है किताब में से उसमें लिखता चला जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए मैं पूरे
टॉपिक नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आराम से। सम्राट अशोक की महानता के कारण और मूल्यांकन। व्यक्तित्व, धर्म ज्ञानी व उदार, धर्म प्रचारक, महान शासक, महान विजेता, महान सेनानायक, महान प्रशासक, महान राजनीतिज्ञ, महामानव के रूप में इन्होंने कुएं खुदवाए और मानव कल्याण का कार्य किया। पशु पक्षियों के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, उनके लिए रहने का स्थान बनाया, जंगल सफारी जैसे होते हैं। शांति व अहिंसा का पालन किया, जन सेवा की, लोकहित का कार्य किया, राष्ट्र निर्माण का कार्य किया, इसलिए सम्राट को महान माना जाता है। नेक्स्ट आता अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध स्तूपों का निर्माण, देश व विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार, तृतीय बौद्ध संगीति का पाटलिपुत्र में आयोजन, परोपकारी कार्य, अहिंसा का प्रचार, आत्मनिरीक्षण, धर्म विभाग की स्थापना, धम्मदान, धम्म मंगल, धर्म उपदेश। नेक्स्ट है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहने के क्या कारण है। निष्ठ बहुत कारण है, जिसमें से कुछ कारण बता रहा हूँ। योग्य सम्राट, राजनीतिक एकता, लोक कल्याणकारी राजा, सुशासन व्यवस्था, नैतिक मूल्यों का विकास, आर्य संस्कृति की रक्षा, राष्ट्रभाषा संस्कृत, विदेशों में आर्य संस्कृति का प्रसार, आर्थिक संपन्नता, कृषि व व्यापार में प्रगति, कालिदास की साहित्यिक प्रगति, कलाओं का विकास। ये कह सकते हैं गुप्त काल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया गया। संस्कृत ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसके शब्द आगे पीछे कहीं भी लगा दो उसका अर्थ नहीं बदलता, इसीलिए संस्कृत को राष्ट्रभाषा माना जाता है। आज की जो फ्यूचर की जो कोडिंग लैंग्वेज बनाई जाएगी वो संस्कृत ही होगी, क्योंकि विश्व भर के वैज्ञानिक ये कह चुके हैं कि संस्कृत ही आने वाले कंप्यूटर की भाषा है। और सुपर कंप्यूटर और नेक्स्ट लेवल के जो कंप्यूटर आएंगे, सुपर कंप्यूटर से मल्टी सुपर कंप्यूटर जो आएंगे, वो संस्कृत में ही उन्हें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी कोडिंग लैंग्वेज संस्कृत में बनानी पड़ेगी, क्योंकि संस्कृत ही वैज्ञानिक और फ्यूचर भविष्य की भाषा है। इसलिए हमें संस्कृत पर गर्व करना चाहिए और इन्होंने भी गर्व किया, इसीलिए तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुप्त काल की शासन व्यवस्था, गुप्त सम्राटों का शासन प्रबंध। देखिए गुप्त काल की जो शासन व्यवस्था थी या शासन प्रबंध था किस तरीके था, इस तरीके आप टॉपिक याद करिए। केंद्रीय शासन सम्राट, सारी शक्ति शासन के हाथों में थी। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद, सेना का संगठन, पुलिस विभाग, न्याय व्यवस्था, राज्य की आय के साधन, राजकीय व्यय, प्रांतीय प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी जिसका मुख्य ग्राम कहलाता। हाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक है 10 ग्राम। इसमें आप ये याद कर लेना कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। नेक्स्ट आता है गुप्तकालीन साहित्य, प्रस्तावना कालिदास, भारवी, भर्तृहरि, विष्णु शर्मा। निष्कर्ष देखिए विष्णु शर्मा ने ही लिखा था पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं वे विष्णु शर्मा ने ही लिखी थी, इसलिए कालिदास ने तो बहुत ही विराटतम साहित्य लिखा है। कालिदास के साहित्य को गाइज काल्पनिक माना जाता है, लेकिन मैंने भारतीय अध्यात्म का अध्ययन किया तो मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जो मात्र 70 साल पहले तक जो कालिदास के साहित्य को इतिहास माना जाता था, उनके साहित्य को कोरी कल्पना कहानी गणना नहीं माना जाता था, लेकिन आज माना जाता है, उन्हें केवल साहित्य माना जाता है। लेकिन पहले का भारतीय जनमानस, आध्यात्मिक भारत पहले कालिदास की रचनाओं को क्या मानता था, अध्यात्म के लिए संजीवनी मानता था। और कालिदास के जो साहित्य को भारत के प्राचीन इतिहास का सत्य प्रतिबिंब मानता था। अर्थात कालिदास जो लिखा है वो भारत का सत्य इतिहास है, कपोल कल्पना नहीं है। आज कुछ भी माना जाता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजपूत काल की सामाजिक दशा, स्त्रियों की दशा, विवाह प्रथा, जाति प्रथा, स्त्रियों की शिक्षा। नेक्स्ट आता है राजपूत काल की कला। देखिए आपको डीप अध्ययन करना ही पड़ेगा गाइस, सिर्फ टॉपिक याद करने से ही कुछ नहीं होता है, निरंतर मेहनत और लगन ही मनुष्य को आगे ले जाती है। राजपूत काल की कला, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, आबू पर्वत के जैन मंदिर, खजुराहों के मंदिर। ये देखिए राजपूत काल की कला, मंदिर ही मंदिर हैं दुनिया भर के, आज भी इन्हें याद किया जाता है। इतने भव्य और दिव्य बने हुए मंदिर कोई कहना नहीं है। चोल प्रशासन की विशेषताएं, केंद्रीय शासन, सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, आय के साधन,
सार्वजनिक व्यय, प्रांतीय शासन, स्थानीय स्वशासन, कार्यप्रणाली, संस्थाओं के चुनाव। हिंदुओं के 16 संस्कार पे आते हैं नेक्स्ट गाइस। देखिए हिंदुओं के जो 16 संस्कार हैं वैज्ञानिक हैं और मनुष्य के जो दुर्गुण हैं, दुर्भाव हैं, विकार हैं, उनका अंत करने की वैज्ञानिक विधि को ही प्राचीन काल में संस्कार कहा जाता था, जिन्हें आज हम 16 संस्कार कहते हैं। नेक्स्ट आता है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णछेदन, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास, अंत्येष्टि। हिंदुओं के 16 संस्कार हैं। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन, बाल्यकाल, घर का परित्याग, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न, प्राचार्य कार्य, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। देखिए बौद्ध धर्म की ये शिक्षाएं मेरे हृदय में बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य, दुख ही जीवन का सत्य, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का नाश तृष्णा के नाश से संभव है, दुख निरोध का उपाय अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म। देखिए आप इसे अगर याद करें तो कैसे याद करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सम्यक तो सभी में है, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयत्न, स्मृति, समाधि, इस तरीके से आप याद करते हैं। सम्यक लगा दो इसके आगे। नेक्स्ट है दसशील, अहिंसा, ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के दार्शनिक उपदेश, ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास, कर्म का सिद्धांत, अहिंसा, पुनर्जन्म विश्वास, वैदिक कर्मकांड व वेदों का खंडन, वर्ण व्यवस्था और जाति पाति का विरोध, निर्वाण का सर्वोच्च उद्देश्य। पूर्व मध्यकाल 650 से 1200 ईस्वी मध्य वैष्णव धर्म का विकास। देखिए 650 से 1200 ईस्वी के मध्य वैष्णव धर्म का विकास किस तरीके से हुआ, क्या जी आपको ये बताना है। वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार, रामानुज, निम्बार्क, रामानंद के प्रयत्न, वैष्णव धर्म की उत्पत्ति। देखिए वैष्णव धर्म का विकास इस कारण हुआ क्योंकि अनेकों महान विराटतम पुरुषों ने जन्म लिया, जो भारत भूमि की सदैव एक विशेषता रही है। और नेक्स्ट आता है पूर्व मध्यकाल में शैव धर्म के विभिन्न संप्रदाय। शैव धर्म अर्थात शिव का धर्म, कश्मीर का शैव दर्शन, कश्मीर में शिव का दर्शन। लिंगायत संप्रदाय, ये भी देखिए भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। लिंगायत संप्रदाय, बहुत संप्रदाय हैं, इतने संप्रदाय गिन नहीं पाओगे, इसलिए भगवान शिव की परंपरा से चलने वाले तो अनेक संप्रदाय हैं, विभिन्न परंपराएं हैं। और नेक्स्ट आता है पूर्व मध्यकाल में शैव दर्शन के विभिन्न संप्रदाय। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम का सिंध भारत पर आक्रमण के कारण देखिए शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव था। साम्राज्य विस्तार की लालसा हमारे राजाओं में नहीं बल्कि मोहम्मद बिन कासिम इसमें थी। धन और संपत्ति का लालच, धर्म प्रसार की लालसा, दूसरे तत्कालिक कारण, दूसरे लेखकों के अनुसार। नेक्स्ट है अरबों की सिंध विजय का प्रभाव, अरबों की सिंध विजय का प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। अरबों की सिंध विजय की सफलता के कारण शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव, राष्ट्रीयता का अभाव, बौद्ध धर्म का प्रभाव, ताहिर की भूल है, कासिम का कुशल नेतृत्व, अरबों का धार्मिक उत्साह, सिंध की पृथकता, राजपूतों की असफलता के कारण सुरक्षित सेना का अभाव, मुसलमानों की अश्वसेना, प्राचीन युद्ध प्रणाली, राष्ट्रीय भावना का अभाव, धार्मिक कारण, भाग्यवादी व युद्ध के नैतिक आदर, सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा, उपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर हम नेक्स्ट ये लास्ट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय संस्कारों का महत्व। देखिए शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन, व्यक्तित्व के विकास में सहायक, नैतिक गुणों के विकास में सहायक, संस्कृति की रक्षा में सहायक, सामाजिककरण में सहायक। देखिए बहुत कुछ मैं मिला जुला ही रखता हूँ, यही मेरी खासियत है। गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इन नोट्स का आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूं तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, मेरे इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए कि BA फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स कृपया सेंड कर दीजिए। मैंने यूट्यूब से आपका ये नंबर लिया है, आप ये लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा। गाइज मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, अपने कुल 6 पेजों की PDF है ये। देखिए 1 2 3 4 5 6
5 6 कुल 6 पेजों की ये पीडीएफ है। आप मुझे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है इसे मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।